औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आय अल्लाह, तू वही है जिसने एहसान किया है, तू वही है जिसने इनाम दिया है, तू वही है जिसने लुत्फ़ फज़ल किया है, तू वही है जिसने बेहतरीन बर्ताव किया है, तू वही है जिसने फज़ल व करम किया है, तू वही है जिसने कामिल नेमतें अता की हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि हट धर्मी सही राय को भी दूर कर देती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, शुबह कानून से मोहब्बत रखने वाले मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज मोरखा 14 जमादी सानी 1442 28 जनवरी सन 2021 बरोज़ जुमारात। हम आपसे मुखातिब हैं। आज पार्ट 19 है। इंक्वायरी ट्रायल का दर्स नंबर 5 है। द क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। काबिल अज़ीम कि हम अपने मौजू पर जाएं, लेकिन एक बात याद आ गई दौरान ट्रेनिंग, शायद प्रोसिक्यूशन की हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। एक दफ़ा किंग एडवर्ड के प्रोफेसर साहब हमारे पास है हमें लेक्चर देने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पर। किंग एडवर्ड पाकिस्तान का बेहतरीन मेडिकल कॉलेज, अब तो शायद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा चुका है इस इदारे को। प्रोफेसर साहब ने एक बात बताई। आपने फरमाया कि हमने वैसे ही उनसे गपशप में कोई बात पूछी कि सर आपका कोई तजर्बा इल्म और तहकीक का। प्रोफेसर साहब ने कहा कि तकरीबन वो 25-30 साल से किंग एडवर्ड इदारे के साथ मुंसलिक हैं और पोस्टमार्टम का उन्हें वसी तजर्बा है। पोस्टमार्टम क्या होता है? जब किसी इंसान की गैर फितरी डेथ हो जाती है, अमूमन फायर लग जाता है सर पर, सीने पर, या छुरी से, कुल्हाड़ी से वार करके किसी इंसान को कत्ल कर देना, या कत्ल की काफी सारी अकसाम हैं, कोई भी समझ लें। प्रोफेसर साहब ये फरमा रहे थे कि एक पोस्टमार्टम का केस उनके पास आया। एंट्री वाउंड थी टांग, लेग, लेग का भी निचला हिस्सा, नीचे वाला पांव आप कह सकते हैं, यहां से किसी इंसान को फायर लगा, डेथ हो गई। पोस्टमार्टम के लिए नाश को, डेड बॉडी को अस्पताल लाया गया। प्रोफेसर साहब ने, जो हमसे मुखातिब थे, उन्होंने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। सर फरमाने लगे, सर ने बताया कि जितना भी साहब का उनका तजर्बा था, ये एक नया तजर्बा था उनकी जिंदगी का, उनके शोबे तिब का। आपने ये फरमाया कि तकरीबन घंटे जो मुझे याद हैं, शायद 9 थे, 10 थे या 11 घंटे थे।
इतनी देर पोस्टमार्टम होता रहा। हम बहुत हैरान हुए। हमने कहा कि सर एक फितरी सा जो सवाल है, सर इतनी देर कैसे लग गई? शायद इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। डॉक्टर साहबान बेहतर जानते हैं। जो सुनने में आया है आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे शायद। लेकिन सर फरमा रहे थे कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था, कम्प्लेक्स, पेचीदा। हमने मजीद हमारे तजस्सुस में इजाफा हो गया कि सर आखिर इतनी देर क्यों लग गई? सर ने ये जवाब दिया कि जो उसकी एग्जिट वाउंड थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। अब एंट्री वाउंड क्या होती है? क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हम पढ़ रहे हैं जराइम की बाबत। फायर लगा किसी इंसान को, जुर्म हो गया, बॉडी पर डायरेक्ट डेथ हो गई, 302 पीपीसी सजा है ये, डेफिनेशन 300 में कत्ल अमद। एंट्री वाउंड वो होती है जहां गोली लगती है। गोली है, शरा है या कारतूस है। असला की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। पिस्टल है, क्लाशनकोफ है, 12 बोर बंदूक है या रिपीटर है। मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। 222 भी है एक। प्रोफेसर साहब ने, सर ने ये जवाब दिया कि उसकी गर्दन पे एग्जिट वाउंड मिली और वो हद से ज्यादा हैरान हुए कि गोली ने इतना सफर किया। यस किया। पोजीशन पर डिपेंड करता है कि मकतूल कैसे खड़ा था, कहां खड़ा था, कातिल का फासला कितना था, असले की किस्म कौन सी थी। मकतूल छत पर खड़ा था, रूफ जिसे हम कहते हैं कमरे की, सीढ़ियों पर खड़ा था, फायर नीचे से किया गया। अब ये बात क्यों बताई आप लोगों को? दोस्तों तहकीक की बात है। जिंदगी में तजर्बात में इजाफा होता रहता है। फिर उन्हीं प्रोफेसर साहब ने बताया कि अमेरिका की रिसेंट वो तहकीक बता रहे थे कि बाजू पर तहकीक हो रही है अमेरिका में। जितने भी, सिर्फ एक आम पर जितनी भी तहकीक होती है, इंसानी बाजू को मजीद वो जरा खोलते हैं, देखते हैं अकसाम में, एक हिस्से की तहकीक शुरू करते हैं। बेटा हिस्से से आप ऐसे मुराद लें जैसे हमारा एक बाजू होता है ना, बाजू को आप हाफ कर लें। शुरू के हमारे हाथ हो गए, उंगलियां हो गई, पंजा जिसे कहते हैं, और शोल्डर हो गए। प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि एक हिस्से पर तहकीक हो रही होती है, उसका एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा आ जाता है, उस पर मजीद तहकीक शुरू हो जाती है। तो ये दो दिलचस्प वाकयात थे जो दिल कर रहा था आप लोगों को शुरू में ही सुना दूं। वजह, मकसद क्या था? मकसद था हमारा ट्रायल और चालान। मौजू है ट्रायल का। हमने हिस्ट्री सारी देखी। उस हिस्ट्री में हमने पहले जुर्म देखा, अफेंस, इसके लवाजमात देखे। उसके बाद एफआईआर की रजिस्ट्रेशन देखी। रजिस्ट्रेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताया आप लोगों को। उसके बाद है इन्वेस्टिगेटिंग अफीसर साहब ने पुलिस रिपोर्ट बनाई, जिसे चालान कहा जाता है। साबका दर्स में हमने आप लोगों को उसकी अकसाम भी बताई कि एक एफआईआर हो गई, उसका नतीजा क्या क्या निकला। उस नतीजे ने जो भी निकला, हमारा एक अलाइड डिपार्टमेंट है शोबा कानून का, जिसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कहा जाता है। तफ्तीश अफसर साहब ने चालान मुकम्मल किया या इखराज रिपोर्ट बनाई या अनट्रेस्ड रिपोर्ट बनाई। तकरीबन 6-7 अकसाम है जो साबका दर्स में हमने आप लोगों को बताई थी। वो फाजिल एडीपीपी साहब के पास लेके जाते हैं तफ्तीशी अफसर साहब, एसएचओ साहब उसे फॉरवर्ड करते हैं। वो भी आप लोगों को अभी किसी हद तक बताने की कोशिश करते हैं।
एडीपीपी साहब हमारा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये एक पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का ओहदेदार ऑफिसर होता है 17 स्केल में, जिसकी रिक्रूटमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पंजाब में होती है। बाकी सूबा जात का अपना एक निज़ाम है, हम फिलहाल सिर्फ अभी पंजाब की बात करें। एडीपीपी, डीडीपीपी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर साहब होते हैं, फिर हमारे हाई कोर्ट के होते हैं डीपीजी, एपीजी, फिर पंजाब के हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब साहब होते हैं। ये एक सवाबदीदी सीट होती है, सूबाई हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब की एक डिस्क्रिशन है, वो एक क्राइटेरिया होता है वकील साहब का कि कितने साल उनकी प्रैक्टिस है, उसके ताबे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अपॉइंट कर देते हैं। अब दोस्तों ये स्लाइड में आपके सामने आ रही है केस असेसमेंट फॉर्म। ये हमारे एडीपीपी साहब सेक्शन 9 सब सेक्शन 7 के ताबे तैयार करते हैं। रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इसके आप फॉर्म्स देख लें, स्लाइड पर अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं। मसलन इसके मुख्तलिफ ये हैं, 4 कॉलम आप समझ सकते हैं। चार्जेस रिकमेंडेड बाय द पुलिस, एविडेंस अवेलेबल ऑन दीज चार्जेस, प्रोसिक्यूटर असेसमेंट regarding evidence against this accused on this charge, charges recommended by the prosecutor on the basis of evidence and public interest, including reasons if not already recorded in column number 3. मुख्तलिफ अक़साम बता दी थी, FIR कैंसिल भी हो जाती है। कैंसलेशन के ग्राउंड्स तसल्ली से बता चुके हैं पहले आप लोगों को। अनट्रेस्ड बेटा उसे कहते हैं मुल्जिम, बाज़ औक़ात FIR में नामज़द है, अगर नामज़द है, मुल्जिम है या मुल्जमान है, लेकिन तफ्तीशी अफसर साहब कहते हैं कि जी ये बेगुनाह पै गए हैं, इनका कोई रोल नहीं है, तो वो अनट्रेस्ड रिपोर्ट बना देते हैं कि जी असल मुल्जमान का बाद में पता किया जाएगा। या बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल चोरी की FIR है नामालूम के खिलाफ, तफ्तीशी अफसर साहब ने तफ्तीश की लेकिन मुल्जमान का कोई पता नहीं चला, इस सूरत में भी वो अनट्रेस्ड रिपोर्ट बना देते हैं। फिर हो गया हमारा चालान। चालान की एक अपनी कैटेगरी है, 512 का चालान आप लोगों को बताया था। ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स वगैरह हमारे हो गए सारे। अब ये एक आर्डर आप लोगों को नजर आ रहा है, अमूमन शायद ये कैंसिलेशन रिपोर्ट का है। कैंसिलेशन रिपोर्ट अमूमन जब आती है, बाज़ औक़ात कंप्लेनेंट एफिडेविट दे देता है तफ्तीशी अफसर साहब को कि जी मैंने गलत फहमी पर कराया था या ये मेरे मुल्जमान नहीं है, अगर FIR कैंसिल कर दी जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इन हालात में जब चालान इलाका मजिस्ट्रेट साहब इखराज रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास आती है तो वो कंप्लेनेंट को अमूमन समन करते हैं। अगर कंप्लेनेंट नहीं आता, अब ये देखें ना, द कंप्लेनेंट ऑफ दिस केस वाज समन्ड बाय दिस कोर्ट बट ही डिड नॉट ऑप्ट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। मुस्तगीज को बुलाया गया, वो नहीं आया। ठीक है जी, इसका अब ब्रीफ फैक्ट्स मुख्तसर से जज साहब लिख रहे हैं। अब ये कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किया था, इप्सी डिक्सी ऑफ द पुलिस क्या मतलब है? स्पेलिंग सुन लें गौर से। IPSI एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है DIXIT। हालांकि ये स्पेलिंग के हिसाब से डिक्सेट है, लेकिन डिक्सी पढ़ा जाता है, टी साइलेंट है। इप्सी डिक्सी ऑफ द पुलिस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। अब ये देखें इसकी इखराज रिपोर्ट रीजंस क्या होती हैं, जज साहब इत्तेफाक कैसे करते हैं, हम इस चीज को जरा देख रहे हैं। अब इसमें पैरा नंबर 3 आप देख लें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस वाज कंडक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मीनवाइल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लेनेंट स्टेटेड दैट compromise has been effected with the accused party. कोई खातून थी, she does not want to pursue further with this case. She has no objection if the case
हैज टू बी कैंसल्ड। अब ये खातून ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बयान हल्फी दे दिया तफ्तीशी अफसर साहब को कि जी मैं परसू करना ही नहीं चाहती, मेरी सुलह हो गई है। इस ग्राउंड पर उन्होंने वैक्सीनेशन रिपोर्ट बना दी, वो जज साहब के पास आ गई, उन्होंने सारे फैक्ट्स लिख दिए। अब उन्होंने लिखा है although it is a settled law that ipsi dixie of the police is not binding upon the court, but where the police has concluded the investigation according to the law, then the court may agree with the findings of the police. अब इन हालात में फैक्ट सर्कमस्टांसेस इखराज रिपोर्ट एग्री हो गई, कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम। अब ये होती है रीजन सारी, जज साहब ने रीजंस दें कि क्यों इखराज रिपोर्ट पर इत्तेफाक किया जा रहा है। अब अक्सर इम्तिहानात में हमारे एडिशनल साइंस जज साहब या सिविल जज साहब के इम्तिहान में अक्सर औकात फॉर्मेट पूछे जाते हैं ऑर्डर्स के। ऑर्डर लिखें, आप ऑर्डर लिखें। ऑर्डर की सबसे खूबसूरती किसी भी ऑर्डर की, जुडिशियल ऑर्डर की रीजंस हैं। अगर आपकी बेस्ट रीजंस हैं तो बेस्ट ऑर्डर है। रीजंस पर अकॉर्डिंग टू लॉ हैं, फैक्ट्स को, हालात को देखकर। अब ये मुख्तलिफ फॉर्मेट आप लोगों को बताए थे, दिखाए थे तफ्तीश वगैरह के। अब हम थोड़ा सा जरा चालान को देखते हैं, फिर आज का जो असल आप लोगों को मैसेज था कन्वे करना आज का, इसे मैं लिंक करूंगा शुरू के साथ, जो शुरू की दो आपको छोटी छोटी मिसालें दी प्रोफेसर साहब की। अब ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। अब ये देखें चालान है, फॉर्म नंबर चैप्टर 25 है हमारा, 54 पुलिस रिपोर्ट, 173 सीआरपीसी का सेक्शन इसको डील करता है, और हमारे पुलिस रूल्स का चैप्टर 25 इसको डील करता है। कॉलम अच्छे तरीके से आप लोगों को बता चुके हैं हम पहले। बेटा अब ये देखें, ये अक्यूज्ड आप अंडर कस्टडी हैं, ऑफेंस है 324, मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 साहब का ये ट्राइबल है। फर्स्ट कॉलम में ये देखें आप, कंप्लेनेंट का नाम है, कॉलम 2 ब्लैंक है, खाली है। वजह क्या है, ना कोई फिलहाल सरेदस्त इस पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक। आप देखें ये चालान मुकम्मल है, कंप्लीट, फाइनल आप इसे कह सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट मुकम्मल कंप्लीट। कॉलम नंबर 2 ब्लैंक है, वजह क्या, ना कोई बेगुनाह पाया गया, ना कोई फौजशुदा है, ना कोई इश्तियारी है। कॉलम नंबर 2 में आम तौर पर यही होती हैं चीजें। अब कॉलम नंबर 3 अंडर अक्यूज अंडर कस्टडी है। कस्टडी कैसे, एफआईआर हुई, तफ्तीश शुरू हुई, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अक्यूज को तफ्तीशी अफसर साहब ने अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद तफ्तीश मुकम्मल की, जुडिशल चले गए। अब ये जुडिशल कस्टडी में चले गए, उसके बाद जब जुडिशल हो गए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, तो तफ्तीशी अफसर साहब ने चालान यही तैयार किया, चालान फिर अदालत में भेज दिया। अब जब अदालत में चालान आया तो अदालत ने इसको अच्छे तरीके से देखा। अब ये कॉलम 4 में देखें, ऑन बेल कोई अक्यूज नहीं है। अब 5 में देखें, ये केस प्रॉपर्टी जो होती है उसकी डिटेल होती है, बामुताबिक फरदात एज पर डॉक्यूमेंट्स, तफ्तीशी अफसर साहब ने लिख दिया। अब 6 में नेम ऑफ विटनेसेस है। अब ये 7 में है ब्रीफ हिस्ट्री, ये देख लें, इसका फर्स्ट पेज है ये चालान का, ये आप लोगों को जो बता रहे हैं। अब ये नंबर हैं, जो सुर्ख आप लोग सवालात पूछते हैं ना कि ये सुर्ख क्या है, ये एक अपना नंबर है उनका, थाने का, फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का, फिर जब ये कोर्ट में आता है तो उसका एक कोड नंबर होता है ना, कल को ट्रेस किया जा सके केस कब आया था, किस अदालत में आया था, प्रोसिक्यूशन में कब आया, या कब लजीए से कोई चालान आया तो नहीं है। इसी तरीके से देखें कि हजारों लाखों केसेस होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, फिर ये मुहाफिज खाना रिकॉर्ड रूम में चले जाते हैं केसेस, तो उनको ट्रेस किया जाता है ना, साल बाद 2 साल बाद पता चले
कि उस केस की क्या सूरत हाल थी। जब ये नंबर्स वगैरह सारे पता होते हैं, हमारे अक्सर मुंशी साहबान को पता होता है, लायर्स को पता होता है, हमारे जो क्लर्क्स होते हैं प्रोसिक्यूशन के या जुडिशरी के, उनको पता होता है। फौरन ये 5 मिनट में पहले पहले पता कर लेते हैं कि ये कब दाखिल दफ्तर हुआ था, ये वो। अब नेक्स्ट देखें, वही ब्रीफ हिस्ट्री आ रही है। फिर तफ्तीशी अफसर साहब चालान के साथ साथ क्या क्या लगाते हैं। फॉर्म चालान का हवाला आ रहा है, ओरिजिनल ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, फिर नक्शा मौका रिकवरी का जो साइट प्लान है वो, उसके बाद ये रिकवरी मेमो आ गया, रिमांड का पेपर आ गया, सर्टिफिकेट शनाख्त मुलजिम आ गया। अब ये लिखते जाएं। हम एनर्जेटिक बेटा इस वजह से भी हो जाते हैं, आप में से अक्सर लोग, अब हम आप लोगों के बहुत मशहूर हैं, कमेंट्स करना शुरू हो गए। अच्छी बात है, कमेंट्स तो कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन बेटा हमें ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब आप सवालात पूछेंगे, ज्यादा हमें खुशी होगी। इल्म को फैलाना है ना, मकसद है इल्म को फैलाना। एक दिन मौत होनी है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। कुछ तो लेके जाएं, कुछ तो हो हमारे पास कि हम लोगों का क्या फायदा भला करके आए हैं। इसमें कोई शक नहीं, कायनात का दुनिया का सबसे बेहतरीन मकसद दूसरे का फायदा, दूसरे का भला है। इसके साथ इल्म का फैलाव आ जाए तो सोने पे सुहागा। बेटा ये हो गए हमारे सर्टिफिकेट शनाख्त मुलजिम, ये होता है एक डॉक्यूमेंट होता है। तफ्तीशी अफसर साहब उस पर मुलजिम की सारी डिस्क्रिप्शन बयान कर देते हैं। स्लिप सजा है, रिकमेंड कर देते हैं ना साथ, जिस मुलजिम का ये नाम है, ये फॉर्म क्यों होता है, इसकी क्या जरूरत होती है। जब जज साहब फैसला करते हैं ना, स्लिप सजा पर हवाला देते हैं कि मुलजिम बरी हो गया या इसे सजा हो गई। ये फिर पुलिस रिकॉर्ड में फॉर्म वापस चला जाता है। बेटा ये नकूल बयान गवाह 161 वाले हो गए, ये फिर उनका तफ्तीशी अफसर साहब के सिग्नेचर आ जाते हैं। अब ये देखें, ये एडीपीपी साहब के हैं, रिपोर्ट फॉरवर्डेड, लेकिन साथ 97 ये देखें, अब ये चालान फॉरवर्ड किया जा रहा है, एडीपीपी साहब कर रहे हैं, लेकिन 97 की रिपोर्ट भी दे रहे हैं। 97 की रिपोर्ट हमने आप लोगों को पहले ही बता दी है। बेटा ये फॉर्मेट वही आ रहे हैं हमारे तकरीबन सारे। अब ये रिपोर्ट देखें ना एडीपीपी साहब की, उन्होंने ये फॉर्म सारा हाथ से फिल किया हुआ है, वही रीजंस दे रहे हैं, स्क्रूटनी ऑफ चालान हो रही है कि कोर्ट के पास एक रहनुमाई हो ना कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या है, रिकमेंड फॉर ट्रायल है या नहीं है, क्या इस केस को आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्या है, ब्रीफ फैक्ट्स क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या नहीं है। बेटा यही होता है इसका मकसद। अब ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को काबिल अजीम पहले बता चुके हैं सारे। स्लिप सजा का ये फॉर्मेट आप देख लें, ये होता है बेटा, ये पुलिस फॉर्म है 27। अब ये 27 क्या है, चैप्टर है 27, उसके मुताबिक ये स्लिप सजा तैयार होती है। ये हो गई हमारी आज की थोड़ी सी रिवीजन और बुनियादी बातें। अब हम आ जाएं आज के असल मौजू की तरफ, जिसकी सारी तमहीद बांधी गई। तमहीद में आप लोगों को बता दिया गया कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। पुलिस रिपोर्ट का जो मुख्तलिफ फॉर्म्स की शक्ल में अदालत के पास आ गई है। अब ये देखें ना, वही रिपीट हो रहे हैं, दोबारा आप लोगों को बात बता रहे हैं। अब ये थोड़ी सी बेटा इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि रीजंस का पता चल जाए मुख्तलिफ केसेस की क्या क्या वजूहात होती हैं। अब ये देखें, अफेंस था 365B। अब ये कैंसिलेशन रिपोर्ट आ गई 365B की। जो स्टूडेंट लिख लेते हैं ना लेक्चर को, उसके बाद फिर मुझे व्हाट्सएप भेज देते हैं, दिली खुशी होती है। बेटा एक दफा जब आप लिख लेंगे ना, बात को समझ लेंगे, इंशाअल्लाह ताला बाफजल रबी पूरी जिंदगी के लिए आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा।
अब ये बेटा आ गई, इसकी बहुत बड़ी वजूहत है। अगर इसकी रोशनी इस बात पर डालना शुरू कर दूं ना, यकीन करें बहुत वक्त लग जाएगा। बस हम जो आपसे गुजारिश कर रहे हैं ना कि बस लिखते रहा करें और हमें इसका रिजल्ट बताते रहा करें। खुद ही वक्त आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों की मेहनत किस हद तक है, क्या रंग लाएगी, क्या रंग ला रही है। बेटा अब ये है 365B पीपीसी, वेरी सिंपल। ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, लेकिन इखराज रिपोर्ट आ गई, कैंसिलेशन रिपोर्ट जज साहब के पास। अब उन्होंने बुलाया कंप्लेनेंट को, कंप्लेनेंट नहीं आया, तो अब जज साहब इस पर फैसला कर रहे हैं। अब देखें वही बात सिंपल सी, तफ्तीश हुई। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस वाज कंडक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मीनवाइल, दौरान तफ्तीश, खातून है, अमूमन ये विक्टिम होती है, तफ्तीशी अफसर साहब के पास आई, 161 का बयान कलामंद कराया। अब ये देखें ना, अगवा की एफआईआर हुई, अमूमन बाप, माँ या भाई कंप्लेनेंट बन जाता है। अमूमन ये हमारा इलोपमेंट का केस होता है, रन अवे मैरिज। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब एफआईआर होती है तो विक्टिम बाद ये एबडक्टी तफ्तीशी अफसर साहब के पास पेश हो जाती है, अपना बयान देती है। वो बयान देती है, इसे 161 अमूमन कहा जाता है। सीआरपीसी के 161 के ताबे अय्यो साहब उसका बयान कलमबंद करते हैं। अब उसने, खातून ने बयान दे दिया कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी आजाद मर्जी से फलां के साथ शादी की है। अब वो खातून जज साहब के पास पेश हुई 164 के बयान के लिए। वहां भी उसने कोरबोरेट की अपनी 161 की स्टेटमेंट को। जब ये सारे हालात सामने आ गए तो जज साहब ने एग्री कर लिया इस कैंसिलेशन रिपोर्ट से। बेटा पहले बताया 352 था जुर्म, अब बताया 365B कैंसिलेशन रिपोर्ट, जज साहब ने एग्री कर लिया। अब ये बता रहा था आप लोगों को कि ये केस है ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन। इसकी क्या वजूहत है? अब ये देखें ना, इसमें फिर दोबारा आ रहे हैं 365 का। अब ये देखें, जब ये एडीपीपी साहब ने हमारे क्या इसमें अपनी ओपिनियन दिया है, नो चार्ज इज रिकमेंडेड एंड एग्री विद द कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। बेटा जब ये कैंसिलेशन रिपोर्ट आई, फाजिल एडीपीपी साहब ने इत्तेफाक कर लिया। अब ये स्टेट के नुमाइंदे हैं, ये है 97 का मकसद जो आप लोगों को बता रहे हैं। अब प्रोसिक्यूशन चाहती ही नहीं है केस को शुरू करना। इन हालात में जज साहब ने हर चीज को मद्देनजर रखकर इत्तेफाक कर लिया। अब ये बेटा फॉर्मेट है मुख्तलिफ। जब ये खातून जज साहब के सामने पेश हुई 164 की स्टेटमेंट के लिए, केस की स्टेटमेंट लिखी गई है। 164 हमेशा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन है। तफ्तीशी अफसर साहब दरखास्त दे देते हैं या एबडक्टी खुद ही डायरेक्ट दरखास्त दे देती है। इन हालात में नतीजा तफ्तीश कैंसिलेशन रिपोर्ट निकलती है। उसके बाद बेटा वजह क्लियर बता दिया है आप लोगों को कि 365B या कोई दीगर ऑफेंसेस। अब ये आप लोग इंतहाई गौर से एक बात को देख लें। आज का जो हमारा मौजू था, जहां से शुरू किया था कि तजर्बात में आप लोगों के बाफजल रब्बी इजाफा होता जाएगा, वियन बढ़ता जाएगा, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को समझते जाएंगे। और मेन जो आज का हमारा फोकस है इन 4 चीजों पर है। कॉग्निजेंस पहले आप लोगों को तफसील से बता चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हिंट देंगे। जुरिसडिक्शन, कॉग्निजेंस कोड ने लेनी है अंडर सेक्शन 190। जुरिसडिक्शन भी इस्तेमाल करनी है, अपना अख्तियार समात। अब इप्सी डिक्सी भी आप लोगों को बता दिया। बेटा इप्सी डिक्सी का सादा अल्फाज में ये मफहूम लिख लें कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है ना,
अगर पुलिस ने अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर की है तो अदालत एग्री कर सकती है उसके साथ। अगर प्रोसीजर को लॉ को फॉलो नहीं किया गया, तफ्तीशी अफसर साहब ने तफ्तीश बामुताबिक कानून नहीं की, तो फिर इलाका मजिस्ट्रेट साहब डिसएग्री कर सकते हैं पुलिस रिपोर्ट के साथ। अब और एक लफ्ज का इजाफा, जिस तरह पर्सोना डेजिग्नेट आप लोगों को बताया था, उसी में बेटा फंक्टस ऑफिशियो लिख लें, समझ लें। अक्सर औकात ये डेफिनेशंस आ जाती हैं तमाम मुकाबले के इम्तिहानात में। फंक्टस ऑफिशियो इंतहाई अहम डेफिनेशन है। आज इसका एक सादा सा मफहूम समझ लें। जब इलाका मजिस्ट्रेट साहब कोई फैसला कर दें, हतमी हो, जो फाइनल हो, तो उसे फंक्टस ऑफिशियो का दर्जा हासिल हो जाता है। इलाका मजिस्ट्रेट साहब उस फैसले को रिवाइज ना कर सकें, वो ऊपर चैलेंज हो फैसला, इन हालात में फंक्टस ऑफिशियो हो जाते हैं। अब ये चार चीजें थी हमारी जो देखी हैं। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसीजर के हिसाब से बता दें। जब ये चालान का आप लोगों को बताया था ना, वेरी सिंपल, अगर 302 है ऑफेंस, उसका चालान आ गया जैसे आपके पास, इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास सारे चालान आते हैं। अब ये लिख लें बात, इंतहाई अहम बात है। अक्सर इंटरव्यू में यही बातें पूछी जाती हैं बहुत ज्यादा। जो जैसे बान हमारे हुए एडिशनल सहन जज साहब, सिविल जज साहब या प्रोसिक्यूटर वगैरह, बहुत दफा ये बात पूछी गई। बेटा आप ये बात देख लें, पाकिस्तान का जो हमारा क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है ना, इसमें सीआरपीसी के ताबे अमूमन, पहले जनरली आप देख लें, दो अदालतें हैं, कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है। जहां एफआईआर हो गई अंडर सेक्शन 154, उसका तफ्तीशी अफसर साहब ने नतीजा निकाला इन फॉर्म ऑफ पुलिस रिपोर्ट ही है, चालान हो सकता है या इखराज हो सकती है, कोई भी एक नतीजा। हर हालत में, हर हालत में, हर हालत में लाजमन इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास वो चालान आएगा। यहां से आपने कॉग्निजेंस लेनी है इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी, फिर आगे उसे अगर भेजना पड़े तो कोर्ट ऑफ सेशन में भेजेंगे। अब इसके नॉर्मल सिंपल असूल कौन कौन से हैं प्रेमा फेशे बाज़ाहिर? अब ये देखें ना, कत्ल का केस है, 2 अशखास का कत्ल हुआ है। अब पुलिस रिपोर्ट में आप देखें कॉलम नंबर 3 में अंडर कस्टडी है, अक्यूज नामजद हैं, बरामदगियां हो चुकी हैं। तो वेरी सिंपल, इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने इसको सेशन जज साहब के पास भिजवा देना है। अमूमन ये फिर हाई कोर्ट का एक तरीकाकार है, मुख्तलिफ जजमेंट्स की रोशनी में, लाहौरी को रूल्स एंड ऑर्डर्स की रोशनी में, अमूमन 302 में जब तहसील लेवल पर, हेडक्वार्टर पर नहीं, सिर्फ तहसील पर 302 का चालान आता है इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो वो मुल्जिम की ऑप्शन पूछते हैं, ऑप्शन ऑफ द अक्यूज्ड, कि भाई आपने ट्रायल कहाँ कराना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या इसी तहसील में। अब ये देखें ना, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड 302 में, अब वेरी सिंपल, अक्यूज्ड अंडर कस्टडी है, चालान जज साहब के सामने है, आपने उसका बयान लिख लिया कि भी आप अपना ट्रायल कहाँ कराना चाहते हैं। मुल्जिम ने कह दिया कि जी मैं फलां तहसील कराना चाहता हूँ। अब इलाका मजिस्ट्रेट साहब वेरी सिंपल इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि जी ये चालान ये पेश किया गया इनके पास, लोकल पुलिस ने चालान पेश किया 302 पीपीसी के ताबे, ये ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, तो ये अब सहन जज साहब के पास चालान भेजा जाता है। जब सहन जज साहब के पास चला जाता है तो आप खुद रख लेते हैं या अपने किसी एडिशनल सहन जज साहब को मार्क कर देते हैं। ये है बेटा 302 में तरीका। अब वही अल्फाज शुरू में आ गए, कॉग्निजेंस और जुरिसडिक्शन। इसको इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा आज का ही था मुकम्मल कर लें, लेकिन बेटा आप लोगों को शुरू से आखिर तक लेके जाना था, बहुत ज़रूरी था शुरू की सारी बातें समझाना। कल इंशाल्लाह ताला हम इस पर, कल से मुराद नेक्स्ट लेक्चर में
सैर हासिल गुफ्तगू होगी सारे इस मौजू पर। कॉग्निजेंस किसे कहते हैं और जुरिस्डिक्शन किसे कहते हैं। इलाका मजिस्ट्रेट साहब पोस्ट ऑफिस नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, बहुत बा अख्तियार ओहदा है ये जुडिशरी का, बहुत बावकार, बहुत बाख्तियार ओहदा है। जब ये अपना अख्तियार इस्तेमाल कर लेना बतौर पर्सोना डेजिग्नेटा, इसके खिलाफ रिट है। अब यही हमने चीजें बुनियादी फर्क देखना है कॉग्निजेंस में और जुरिस्डिक्शन में। किन हालात में इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने चालान या इखराज रिपोर्ट अगर डिसएग्री कर लेते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में भेजना है, किन हालात में खुद समाअत करनी है और उससे एग्री कर लेना है, और इन हालात में एग्रीव्ड पार्टी है, मुल्जमान भी हो सकते हैं, कंप्लेनेंट भी हो सकता है, उनके पास क्या क्या रेमेडी है। अब हमने सिर्फ सीआरपीसी और पीपीसी के ताबे फिलहाल रहना है, क्योंकि हम जब थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे ना कि हमारा मौजू गुफ्तगू किस हद तक है, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा करने की बेटा वजूहात सिर्फ यही है, क्लैरिटी हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन जनरली लॉजिकली आप लोगों को पता भी हो। एक सीने में इल्म चला जाए ना, एक इल्म का नूर दिल दिमाग में हो, प्रपोजिशंस की मदद से हर चीज का पता हो। बेटा आज के लिए इतना ही काफी। अब आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। बिलखसूस हर वक्त हमेशा इल्तजा करता रहूंगा आपसे। मेरे उस्ताद मोहतरम सर जस्टिस आमिर रजा साहब के लिए बहुत दुआ करना, सर नईम अर्शद साहब के लिए बहुत दुआ करना। बेटा आज उन्हीं की वजह से ये पौधे तैयार हो रहे हैं, उन्हीं की मेहनतों की वजह से आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से हम इल्म की शम्मा, इल्म का नूर आगे बढ़ा रहे हैं। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।